आप सबका स्वागत है अमरोजाला.com में। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो बहुत से सवालों के जवाब जो कई बार आपके मन में भी आए होंगे उनका निवारण करेंगे। आपने सुना होगा कि नेपाली और गोरखाली। आज मुझे ऐसे शख्स मिले हैं जो इस भाव को क्लियर करेंगे कि कौन नेपाल का नेपाली है और भारतीय नेपाली में क्या अंतर है। जी हां, स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर खगेन शर्मा, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में नेपाली विभाग के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद सर, सबसे पहले ना जो हिंदुस्तानी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि जब जैसे लोग कहते हैं कि नेपाली, तो वो उनको नेपाल का मान लेते हैं, जबकि आपने जैसे मुझे बताया कि जो गोरखाली हैं, जो नेपाली, वो भारतीय लोग हैं। ये थोड़ा सा पूरे देश को एक क्या क्लियर कर पाएंगे आप? हाँ, सही प्रश्न आपका सवाल ये सही है। ये बहुत समय से चलता आ रहा है और चलता रहेगा भी। हम लोग तो इसको सिनोनिमस के रूप में लेते हैं, और तो भी नेपाली कहने से डायरेक्टली नेपाल के सिटीजन को मीन करता है। इसीलिए यहाँ के लोग अपने आप को गोरखा नाम से, गोरखा जातीयतावाद से आपको परिचय करना चाहते हैं। अब विशेषकर भारत में गोरखा रेजिमेंट है, इससे भी पहला भी गोरखा का कुछ ऐसा सबूत यहाँ पाया गया था, मिला गया था। तो एनीवे, आज भारत के नेपाली स्पीकिंग लोग, नेपाली भाषी लोग अपने आप को गोरखा या गोरखाली परिचय देकर उन लोग खुश रहते हैं। तो ये हमारे लिए सिनोनिमस है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गोरखाली जो शब्द है ना, और जो गोरखा लोग हैं, भारतीय जो नेपाली हैं, उनका भारतीय जो आज़ादी है, संघर्ष, स्वतंत्र संग्राम में किस तरह का योगदान रहा है? बहुत बड़ा योगदान रहा है गोरखा लोगों का, क्योंकि अब आप जानते होंगे पार्लियामेंट में 10 नंबर गेट में शहीद दुर्गा मल्ल का वहाँ शालिक लगाया गया है। ये बड़ा सबूत है। और बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ, और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ पे आसाम से लेकर कश्मीर तक जी, और साउथ तक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बारे में बताते हुए 1 घंटा लग जाएगा। जी जी जी, जी। लेकिन बहुत बड़ा रोल था गोरखालियों का स्वतंत्रता संग्राम में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे नेपाली आप भी बोलते हैं, नेपाली नेपाल के लोग भी बोलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में नेपाली भाषा को मान्यता मिली है। तो इसका मतलब है कि जो भारतीय नेपाली हैं उनका अपना अलग परिचय है। हाँ, क्योंकि भारत में नेपाली भाषा को संविधान में अंतर्भुक्त किया गया है 1992 में। जी, तो जो भाषा कहने वाले लोग, भाषा का वक्ता, ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन, यहाँ के नागरिक, भाई वो देश के नागरिक तो बन ही जाते हैं ना। जी जी। सो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय नेपाली, पहले तो भारतीय नेपाली टर्म्स बहुत यूज हुआ करता था, लेकिन अभी उसको मिनिमाइज होके अभी गोरखा में कन्वर्ट हो गए सब लोग। तो भी सिक्किम के लोग खुद को अपने को नेपाली का करे, उन लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन दार्जिलिंग में उन लोग अपने आप को गोरखा कहते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने आप को अभी सब लोग गोरखा कहने लग गए। जी, तो इसका मतलब ये है कि जैसे पूरे भारत में, मतलब दिल्ली हो या पंजाब हो या राजस्थान हो या दक्षिण में हम चले जाते हैं, तो नेपाली कहते हैं, वो सीधे उसको कनेक्ट नेपाल के साथ करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बताना चाहता हूं मैं कि जो भारतीय नेपाली हैं, जिनको कि गोरखा कहा जाता है, उनका अपना परिचय है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोरखालियों का बड़ा योगदान है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 92 में, जैसा कि सर ने बताया, कि नेपाली भाषा को संविधान में मान्यता मिली और यूनिवर्सिटीज के अंदर नेपाली भाषा पढ़ाई जा रही है। खुद सर जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में नेपाली भाषा विभाग के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत आज पहली बार मुझे लगता है कि अमर उजाला के माध्यम से हम ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि नेपाली कहने से सीधा उनका संबंध नेपाल से नहीं है, बल्कि जो भारतीय नेपाली है, जो कि गोरखा कहलाते हैं, वो जो है उनका अपना अलग अस्तित्व है। स्वतंत्र संग्राम में उनका बड़ा योगदान है। और मैंने तो ये भी सुना है सर कि जो संविधान
सभा थी उसमें एक नेपाली थे दार्जिलिंग के, मैंने ऐसा कुछ सुना। हाँ जी जी, हरि बहादुर गुरुङ, डम्बर सिंह गुरुङ, उन लोग ये संविधान सभा के सदस्य थे। ये हमारा अम्बेडकर जी से एक साथ हम लोग उन लोगों ने काम किया। तो आज सबसे बड़ी जो भारतीय गोरखा उनकी जो है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, मुझे लगता है ये एक। दूसरा सर, जो गोरखालैंड के लिए जो एक लड़ाई हो रही है या गोरखालैंड की जो मांग की जा रही है, वो क्या चीज है? नहीं, गोरखा एक भारत के गोरखा के लिए एक अपना राज्य होना चाहिए, स्वाभाविक चीज है और वो फिजिबिलिटी भी है। 100 साल से ज्यादा इसका डिमांड चल रहा है। सो एक छोटा सा एरिया में गोरखालैंड का एक डिमांड है, इसको एमिकेबल सोल्यूशन कर देना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये कर देते नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए पहल नहीं करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पहल नहीं करता। ये बड़ा दुखद बात है। और ये अगर दार्जिलिंग में गोरखालैंड, गोरखा राज्य इवन यूनियन टेरिटोरी होता तो सारे लोग, नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड के लोग भी खुश हो जाते थे। और ये जेन्युइन डिमांड है, नो डाउट इसमें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये भारत के गोरखाओं के लिए ये गोरखा प्रदेश, या आप गोरखालैंड नाम छोड़ दो, दूसरा नाम दे दो, यूनियन टेरिटरी यूटी बना दो, लेकिन कुछ तो देना होता है। लेकिन ये नहीं। तो अगर मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हैं कि अगर वो एक गोरखालैंड बनाते हैं तो उससे जो भारतीय जो गोरखा हैं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो। हाँ, उसके एक बड़ा अपना आइडेंटिटी बनता है। इसीलिए भी वहाँ के लोग, बस सारे भारत के लोग इसके लिए लड़े हुए हैं या डिमांड कर रहे हैं। ये नो डाउट आइडेंटिटी क्राइसिस एक बात हमारे यहाँ पे है, हमारे दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है। कुछ दिन पहले सिक्किम में भी नेपाली भाषी ये बहिरागत, बाहर से आए हुए, ऐसा एक टर्म्स आ गया। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करके वो ठीक कर दिया। लेकिन इसमें पता चलता है कि देयर इज ए डाउट विथ हमारे साथ, हमें लेकर कुछ ना कुछ एक डाउट, शंका है। इसीलिए आपने जो जिक्र किया कि आइडेंटिटी क्राइसिस, ये एक मुद्दा अभी है हमारे लिए। लेकिन इसका सोल्यूशन था कि गोरखालैंड होना चाहिए। सर, तो जैसा मुझे लगता है कि पहली बात तो ये बात समझनी चाहिए कि जो गोरखा हैं वो भारतीय हैं। इनके फोर फादर्स जो है वो भारत में आके बसे, स्वतंत्रता संग्राम में लड़े। यहाँ तक कि जैसा कि सर ने बताया कि जो संविधान की सभा थी उसमें भी गोरखाली थे। और जैसे आपने बताया नहीं, 200 साल पहले भारत का जो पहले 1872 में, अगर मैं गलत ना हो तो पहला सेंसस हुआ था। उसी समय में नेपाली स्पीकर, नेपाली भाषी उस सेंसस में आए थे 200 साल पहले। 200 साल में 1870 पहला सेंसस हुआ, उससे पहले से ही। इसका मतलब और आसाम के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो आपका 8 शताब्दी 8th सेंचुरी से यहाँ का नेपाल और यहाँ का जो रिलेशन हम दिखा सकते हैं। 8 सेंचुरी। हाँ, यहाँ के जो मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ का भी गुरु, हाँ। अच्छा, उनको 8वीं शताब्दी में काठमांडू ले गया। अच्छा। काठमांडू में वहाँ बहुत बड़ा इतिहास है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन 8वीं शताब्दी में वहाँ ले उनको यहाँ से वहाँ मतलब लोग आकर ले गए, तांत्रिक, हाँ, तांत्रिक बल से ले गए उनको जी। हाँ, तो वहाँ जाके वहाँ का जो ये 12 साल से बारिश नहीं हो रहा था काठमांडू में, ये समस्या समाधान हुआ। उसके लिए बहुत लंबा इतिहास है। और अभी काठमांडू के बुंगामती करके एक जगह है, मंदिर है वहाँ पे, ललितपुर महानगर पालिका में। वहाँ रातो मच्छिंद्रनाथ करके वहाँ पे अभी पूजा होते थे। अच्छा, रातो मच्छिंद्रनाथ। दी रातो मच्छिंद्रनाथ वाज टेकन फ्रॉम कामरूप। ओके, कामरूप से। अभी अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे रातो मच्छिंद्रनाथ का हर साल रथ यात्रा होता है। अच्छा, ये काठमांडू में, ललितपुर में जी, 1 महीना वो रथ यात्रा चलता है। वो रथ में जो रथ जब उन लोग बनाने लगते हैं ना, तो रथ का जो पहिया होता है जी, पहिया बांधने के लिए जी बांस और बेत जी, बांस होते हैं। ये आसाम से तभी से ले जाते हैं लोग।
वाह, ये ये बहुत ऑफिशियली वहाँ जो ललितपुर महानगर पालिका ने टेंडर करते हैं, वहाँ के लोग टेंडर अप्लाई करके जिसको टेंडर मिलता है वो जो ऑफिशियली आके आसाम से बात और बांस और बेत यहाँ से ले जाती है। लेकिन कुछ साल पहले से क्या हुआ, एक टेक्निकल इशू बन गया कि इंडिया के सामान इस तरीके से नेपाल लाना मना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।